आज का चैप्टर है वैद्युत विभव एवं धारिता। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव से। तो वैद्युत विभव क्या है? पिछले चैप्टर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे और वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया गया है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया गया है उस परिभाषा को पढ़ेंगे और फार्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु है, मान लीजिए P है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सुनिए और आप लोग नोट भी करते चलिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा वैद्युत विभव और जो परिभाषा आपको बताया जाएगा उसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो अनंत से, अनंत का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र के बाहर। वैद्युत क्षेत्र के बाहर हम लोग क्या मानते हैं? अनंत मानते हैं। मतलब जहाँ पर आवेश पर कोई बल ना लग रहा हो, ठीक है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनंत। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लो ये बिंदु है वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, तो हमें आवेश को कहाँ से ले आना है? अनंत से। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आना है जिस बिंदु पर हमें विभव परिभाषित करना है। मैं उसी बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को ले आने में बाह्यकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग कहेंगे इस बिंदु पर विद्युत विभव। मतलब जितना भी कार्य किया जाएगा एकांक आवेश को ले आने में अनंत से यहाँ तक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे। और वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? बाह्यकर्ता द्वारा। मतलब हम लोग को मालूम है कि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा उस पर बल लगेगा। तो आपको मालूम है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में आप मान लो कि वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश किया, मान लो यहाँ इसके बाहर मान लो अनंत है, तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में आवेश आएगा तो उस पर एक बल लगेगा जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल जो लगेगा तो वो विद्युत बल भी कार्य करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ले आओगे आवेश को तो विद्युत बल भी कार्य करेगा। हमें उस कार्य को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि जो कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, मतलब कि जो बाह्य बल होगा, जो बाह्य स्रोत बल लगाएगा उस बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, उस कार्य को कंसीडर करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कि एकांक आवेश को, कितने आवेश को? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अनंत से ले आने में जो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग कहेंगे इस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब जैसे मान लीजिए धन परीक्षण आवेश Q0 है और Q0 को हम लोग अनंत से यहाँ तक ले आएंगे, तो जो किया गया कार्य है W है। तो अगर Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कितने आवेश को? Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य मान लेते हैं W है। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या होगा? एकांक आवेश को W/Q0 होगा भाई, एक के लिए बात। तो आपका ये जो एकांक आवेश को ले आने में किया गया कार्य है W/Q0, यही क्या होगा? पॉइंट P पर विभव होगा और विभव को V से लिखा जाता है। तो विभव का फार्मूला आ गया W/Q0। ये हो गया आपका विभव का फार्मूला। फिर से हम एक बार परिभाषा बोल लेते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से लिखा जाता है। अगर मान लिया जाए Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर विभव V बराबर W/Q0 होगा। ठीक। अब देखिए, बात किया जाए इसके मात्रक का। इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसे कैपिटल V से लिखा जाता है
और हम लोग वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट को लिख सकते हैं, देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, मतलब वोल्ट को हम लोग जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। और देखिए बात किया जाए इसके विमीय सूत्र की, तो कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T माइनस 2, आवेश का होता है AT, तो हो जाएगा mL2T माइनस 3A माइनस 1। तो ये हो गया विभव का विमीय सूत्र। और पूछा जाए ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, आपको मालूम है कि कार्य भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो विभव कैसी राशि होगा, अदिश राशि। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। तो विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ध्यान दीजिए भाई, अगर पूछा जाए 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, या 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए भाई, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, V बराबर क्या आ गया, W/Q। V बराबर क्या आ गया है, W/Q आ गया है, या Q0 जैसा आप आवेश मानोगे। अब यदि इसमें क्या मान लिया जाए, W को 1 जूल मान लिया जाए, और फिर इसके बाद Q0 को क्या मान लिया जाए, 1 कूलाम मान लिया जाए, तो V कितना आएगा, आपका V आ जाएगा 1 जूल पर कूलाम, मतलब 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा आप लोग यहाँ पर जो माना गया है उसके आधार पे बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, कहाँ से, अनंत से। अनंत से कहना मत भूलिएगा, मतलब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक, अब देखिए भाई, अगर बात करें हम लोग वैद्युत विभव के महत्व के बारे में, मतलब वैद्युत विभव का क्या महत्व है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे इस बात को। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 बर्तन हैं, और एक बर्तन में मान लो कि 10 लीटर पानी है, और एक बर्तन में 1 लीटर पानी है, और फिर दोनों बर्तन को आपस में जोड़ दिया जाए और पूछा जाए कि भाई पानी किधर से किधर जाएगा, 10 वाले में से 1 वाले में जाएगा कि 1 वाले में से 10 वाले में जाएगा। तो अक्सर लोग क्या बता देंगे, 10 वाले में से 1 वाले में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि पानी 10 वाले में से 1 वाले में ही जाएगा। हो सकता है कि 1 लीटर पानी का जो लेवल है वो 10 लीटर पानी के लेवल से क्या हो, ज़्यादा हो, तो पानी 1 वाले में से 10 वाले में भी जा सकता है। मतलब जैसे देख लीजिए कि अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि ये 2 बर्तन हैं, ये बड़ा सा बर्तन और ये मान लो कि छोटा सा बर्तन। इस बड़े वाले बर्तन में मान लो 10 लीटर पानी है, तो उसका लेवल यहाँ तक है, और इस छोटे वाले बर्तन में 1 लीटर पानी है, लेकिन ये छोटा बर्तन है तो इसका लेवल ज़्यादा है। ये आपका बर्तन भी मान लो और ये बर्तन ये मान लो। अब बताओ दोनों को पाइप से अगर जोड़ दिया जाए तो बताओ भाई पानी बी से ए में जाएगा कि ए से बी में? सभी लोग कहेंगे भाई बी से ए में जाएगा। तो पानी के प्रवाह का जो दिशा है किस बात पे निर्भर करेगा? पानी की मात्रा पर कि पानी के तल पर? पानी के तल पर। मतलब पानी का जो प्रवाह है वो पानी के तल पे निर्भर करेगा। हमेशा जहाँ पानी का तल ऊंचा होगा उधर से ही पानी क्या करेगा, प्रवाहित होगा नीचे तल की ओर। तो मतलब पानी के प्रवाह का जो दिशा है पानी के तल पे निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग को क्लास 11th में हीट में बताया जाता है जो ऊष्मा का प्रवाह होता है ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ताप पे निर्भर करता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा
ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर होता है। तो उसी प्रकार अगर पूछा जाए आवेश का प्रवाह, जैसे मान लो कि दो चालक है, जैसे मान लो ये चालक ए है और ये चालक बी है, इसको 2 कूलाम आवेश दिया गया, इसको 1 कूलाम आवेश दिया गया है और दोनों को तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह होगा, या तो ए से बी में होगा या तो बी से ए में होगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बता देंगे कि 2 कूलाम से 1 कूलाम वाले आवेश की ओर आवेश का प्रवाह होगा। नहीं, ऐसा कोई सही, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सही हो, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर आप आवेश को देख करके नहीं बता सकते हो कि आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए का और बी का विभव निकालना पड़ेगा कि मतलब ए का और बी का विभव कितना कितना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तब आप बता पाएंगे कि आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में होगा। मतलब कि आवेश का प्रवाह जानने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि कहाँ विभव ज़्यादा है कहाँ विभव कम है, तब हम लोग बता पाएंगे आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, क्योंकि धन आवेश का प्रवाह हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है और ऋण आवेश का प्रवाह नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर होता है। ठीक, तो जिस प्रकार पानी के प्रवाह का दिशा हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है, ना कि ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, उसी प्रकार आपका जो आवेश का प्रवाह है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा विभव कहाँ ज़्यादा है विभव कहाँ कम है। ठीक, तो मतलब हमें आवेश का प्रवाह जानने के लिए पता करना पड़ेगा कहाँ विभव ज़्यादा है कहाँ विभव कम है, तब जा कर के हम लोग बात कर पाएंगे कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो ये हो गया भाई विभव के महत्व के बारे में। ठीक, तो मतलब आपके दिमाग में आए कि हम लोग विभव क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, तो ये आपको जो बताया गया इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि आवेश के प्रवाह की दिशा जानने के लिए हम लोग विभव का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए भाई आगे बात किया जाए विभवांतर की, आगे बात किया जाए वैद्युत विभवांतर की। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि वैद्युत विभवांतर का मतलब होगा विभव का अंतर। विभव का अंतर मतलब वैद्युत क्षेत्र में कोई 2 बिंदु है ए और बी, तो बिंदु ए का विभव और बी का विभव का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। उसको परिभाषित कैसे किया जाता है, जैसे मान लो भाई टॉपिक क्या है, वैद्युत विभवांतर। तो जैसे मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये दोनों बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है। कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है। तो धन परीक्षण आवेश की उनाट को मान लो हमें बी से ए तक ले आना है, बी से ए तक, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक ले आना है। तो जो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लिया जाए W है, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, हमने बताया आपको कि बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा ये आपका जो वैद्युत क्षेत्र वाला बल है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत बल, उस बल द्वारा किया गया कार्य नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा किया गया कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है। और हम आपको बता दें बाह्यकर्ता हर एक पॉइंट पर वैद्युत बल के ठीक बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगा, जिससे कि आवेश का चाल या फिर गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप विभवांतर को विभव को कैलकुलेट करोगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश की चाल व गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब आवेश का जो एक्सीलरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब हमेशा आवेश पे उतना ही बल लगाना है जितना कि वैद्युत बल होगा। ठीक, हमेशा जो बाह्य करता होगा वो उतना ही बल लगाएगा जितना कि वैद्युत बल होगा, उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसी को क्या करना है, आपको फार्मूले में बार बार कंसीडर करना है
तो बताओ भाई, अगर मान लिया जाए बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य W है, कहाँ से कहाँ तक, Q नॉट को B से A तक ले आने में, तो जो W बाई Q नॉट होगा वो क्या होगा, एकांक आवेश को B से A तक ले आने में किया गया कार्य होगा। W बाई Q नॉट क्या है, एकांक आवेश को B से A तक ले आने में किया गया कार्य है। तो इसी को कहते हैं विभवांतर, VA माइनस VB। देखिए विभवांतर को हमेशा अपर माइनस लोअर मतलब इस प्रकार लिखा जाएगा, जो अंतिम बिंदु है, मतलब पहले आवेश यहाँ था फिर यहाँ है ना, तो हमेशा फाइनल वाले पॉइंट के विभव से इनिशियल वाले पॉइंट का विभव घटाया जाएगा, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा VA माइनस VB, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, मतलब बाद वाले पॉइंट का विभव पहले लिखा जाएगा और पहले वाले पॉइंट का विभव बाद में लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा फार्मूले में। तो कैसे इसका परिभाषा बताया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। उसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, और बाकी विमेय सूत्र वही होगा, क्योंकि भाई विभव का अंतर ही तो है। तो अब यहाँ पे अगर हाँ एक वोल्ट को परिभाषित करना है इसके आधार पे, तो वहाँ पे आप एक कूलाम आवेश को कहाँ से ले आए थे, अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। और यहाँ पे क्या कह देना है, भाई दोनों बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। तो आप लोग कहोगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक, हम लोग क्या कहेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक, तो इसको भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं, अपने हिसाब से परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट का। ठीक, आप लोग नोट बनाते जाइए। ठीक है, जो भी आपको परिभाषा बताया जा रहा है उसको आप लोग अपने हिसाब से नोट करते चलिए। अब चलिए भाई आगे बात किया जाए, इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है A और ये दूसरा बिंदु क्या है B। अब जैसे मान लो ये इसका विभव है 10 वोल्ट, A का विभव 10 वोल्ट और B का विभव मान लेते हैं 5 वोल्ट है। ठीक, अब जैसे मान लो कि कोई आवेश है 2 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग B से A तक ले आ रहे हैं, B से A तक ले आ रहे हैं। तो हमको बताना क्या है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। हमें दोनों बिंदुओं का क्या मालूम है, विभव मालूम है और हमें आवेश मालूम है, और फिर उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है ये भी दिया गया, B से A तक। तो आपको क्या बताना है, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए भाई, तो V, देखो ध्यान दो, हमने आपसे क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट कौन है, A, इनिशियल पॉइंट कौन है, B। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका हो जाएगा VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। तो VA कितना है आपका 10 माइनस 5, B का विभव कितना है 5 वोल्ट दिया गया है, W कितना आपको निकालना है, और Q कितना आपका 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब हो जाएगा 10 की घात -6। तो यहाँ से 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और 5 का गुणा 2 से होगा कितना हो जाएगा 10, गुणे 10 की घात -6 हो गया, और ये बचा आपका W। तो कितना हो गया, ये 10 इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -5 हो गया जूल। तो ये आ गया कार्य। ठीक, हाँ अगर मान लो कि आवेश आपको नेगेटिव दिया होता है, यहाँ पर -2 माइक्रो कूलाम दिया गया होता, तो यहाँ पर आप लोग आवेश का मान चिन्ह सहित रखिएगा, -2 माइक्रो कूलाम आप लोग रखिएगा, तो कार्य कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। और क्लास 11th में आपको बताया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है। ठीक, अब देखिए भाई और देख लेते हैं न्यूमेरिकल इस पर।
अब जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी, ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु क्या है बी है। ठीक, अगर ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु क्या है बी है, तो यहाँ का विभव जैसे मान लीजिए दे दिया है 20 वोल्ट और यहाँ का विभव आपको बताना है, पॉइंट बी का विभव आपको बताना है। आवेश आपको दे दिया है -2 कूलाम, आवेश कितना दे दिया -2 कूलाम दे दिया, और आपको दिया है ए से बी तक इस आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य है वो है मान लो कि 10 जूल। कितना है 10 जूल है। तो आपको बताना है बिंदु बी का विभव, सवाल में दे दिया है कि -2 कूलाम का आवेश है, उसे ए से बी तक ले जाया जाता है, तो जो बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कार्य कितना है 10 जूल है। तो बताइए भाई पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कहाँ से कहाँ जा रहा है ए से बी तक, तो फाइनल पॉइंट कौन है बी है और इनिशियल पॉइंट कौन है ए है, तो आपका हो जाएगा VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W/Q। तो पॉइंट बी का विभव क्या है निकालना है, पॉइंट ए का विभव क्या है 20 है और W आपका कितना दिया 10 जूल दिया है और आवेश कितना आपका -2, तो यहाँ से हो जाएगा VB -20 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 10 - 2 हो जाएगा, सॉरी 10/2 कितना हो जाएगा 5 -5 हो जाएगा, और ये आपका 20 उधर गया तो कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा, तो +20 और -5 मतलब आपका हो जाएगा पॉइंट बी का पोटेंशियल 15 वोल्ट। ठीक, तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, आपको ध्यान देना है कि ये कैसे लिखना है, A - B लिखना है या B - A लिखना है। ठीक है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल और आवेश का मान चिन्ह सही। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कभी कार्य पूछेगा तो कभी पोटेंशियल पूछेगा, तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और देखिए भाई अब जैसे मान लीजिए कभी कभी अगर इस टाइप के सवाल आपको दे दिए जाएं कि जैसे मान लो कि आवेश Q को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, मतलब कोई आवेश Q है, कोई पार्टिकल है, उस पर मान लो आवेश Q है, उसको V विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग अगर 0 है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग अगर 0 है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और कभी कभी यही फार्मूला जो है देखिए आपसे पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए ना कोई आवेश है Q और इसका द्रव्यमान है M, यहाँ पर इसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, और इसको कितने वोल्ट से त्वरित किया गया, V विभवांतर से, V विभवांतर से क्या किया गया, त्वरित किया गया। ठीक, तो इसका जो अंतिम वेग है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जब पहुँचा पार्टिकल, तो इसका जो अंतिम वेग है V कितना होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए हम लोग को क्लास 11th में एक कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाया गया था, वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया था कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या पढ़ाया गया था, K फाइनल माइनस K इनिशियल बराबर W नेट, मतलब कि किसी वस्तु के कुल गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उस पर किए गए कुल कार्य के बराबर होगा, उस पर किए गए कुल कार्य के बराबर होगा, मतलब वस्तु पर जितने भी फोर्स लगे हैं सभी फोर्स के द्वारा जो किया गया कुल कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक, तो अगर बात किया जाए यहाँ से K फाइनल, मतलब इसका जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, ½ mv², और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा हाँ, बात किया जाए कुल कार्य, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसे B विभवांतर से क्या किया गया, त्वरित किया गया है,
विभवांतर कितना है v। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो आपका कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश। तो यहाँ से आपका कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश। तो यहाँ से आपका हो गया हाफ mv² बराबर qv या v इंटू क्यू, जो भी लिखना है। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, और m आएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2 qv/m। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी आवेश q को, जिसका द्रव्यमान m है, v विभवांतर से त्वरित किया जाए विरामावस्था से, तो सिद्ध कीजिए उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल भी दिया जा सकता है और ये फार्मूला भी आपके काम का है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेडिंग में लिख लीजिएगा। यदि किसी आवेश q को v विभवांतर से त्वरित किया जाए विरामावस्था से, तो उसका अंतिम वेग। ठीक है, चाहे सवाल करके लिख लीजिएगा, चाहे हेडिंग करके, आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए भाई, आगे का जो हेडिंग है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे का जो हेडिंग है ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। चलिए भाई, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए ये बिंदु आवेश है, Q है, ये मान लो बिंदु O पर रखा हुआ है निर्वात या वाई में, और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते थे। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता हम लोग निकाले थे 1/4 पाई ε0 q/r²। याद होगा आप लोग को कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है, यही तो होता है। हाँ, कोई अन्य माध्यम होगा तो यहाँ के लगा देते हैं, कि क्या होता है, माध्यम का परा वैद्युतांक होता है। ठीक, ये सब आपको बताया गया है। तो ऐसे मान लो अगर कोई बिंदु आवेश Q है, ये निर्वात या वाई में रखा हुआ है बिंदु O पर, और उस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, विभव। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान दो। हम लोग को फार्मूला जो विभव का बताया गया है परिभाषा के अनुसार, V बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, Q आवेश को, मतलब Q आवेश को आनंद से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य है। तो मतलब कि V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, अपनी सुविधा के लिए मान लेंगे Q0 आवेश को आनंद से बिंदु P तक ले आएंगे, और ऐसा करने में किया गया कार्य निकाल लेंगे W, और फिर W में Q0 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट P पर विभव मिल जाएगा। ठीक, क्या करना है भाई, हमको मान लेना है Q0 आवेश को अनंत से यहाँ तक ले आना है, और ऐसा करने में जो किया गया कार्य होगा उस कार्य में Q0 से क्या करना, भाग करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस बिंदु पर विभव मिल जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये है अनंत, ये अनंत है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग Q0 आवेश को रखेंगे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो यही क्या होगा, अनंत होगा, मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब इस Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आना है, अनंत से पॉइंट P तक ले आना है, और ऐसा करने में हमें किया गया कार्य, और वो भी किसके द्वारा किया गया कार्य, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य, ना कि वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य निकालना है। ठीक, और आपको बताया गया था कि जब भी कार्य का कैलकुलेशन किया जाएगा तो इस बात का ध्यान देना है कि जो आवेश आप ले आएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसमें आवेश का गतिज ऊर्जा व चाल मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब कि आपको उतना ही बल लगाना है जितना बल आवेश लगा रहा, मतलब ये वाला आवेश, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र है
उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो Q0 पे बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की वजह से Q0 पे जो बल लगेगा, मतलब इस आवेश की वजह से जो इस पे बल लगेगा, उस बल के बराबर बल लगाना है मुझे, परंतु विपरीत दिशा में बल लगाना। मतलब परिमाण में क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत। तभी तो आवेश का एक्सीलरेशन शून्य रहेगा, मतलब इस पर लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमको मालूम है कि जो वैद्युत बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जब ये आवेश आपका वैद्युत क्षेत्र में आएगा, मान लो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, तो जब यहाँ पर आएगा तो Q0 पे क्या लगेगा, बल लगेगा, और उस बल का जो मान होगा वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। जब आवेश को इधर ले आओगे तो धीमे धीमे दूरी कम होगी, तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कूलाम के नियम के अनुसार आप जानते हैं, जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब कि जो बल आपका विद्युत बल है, कैसा बल है, परिवर्ती बल है। कैसा बल है, परिवर्ती बल है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका विद्युत बल जो रहेगा कैसा रहेगा, परिवर्ती बल रहेगा। तो आपको जो बल लगाना होगा, मतलब कि जो बाह्य कर्ता बल लगाएगा वो भी कैसा बल होगा, परिवर्ती बल होगा। जैसे जैसे वो चेंज होगा वैसे वैसे उसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो आवेश पे लगने वाला बल होगा उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि हमेशा विद्युत बल के बराबर लगाएगा बल बाह्य कर्ता, तभी तो उसका चाल नहीं बदलेगा, नहीं तो बदल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं ये Q0 आवेश अगर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से x दूरी पर, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं जैसे Q0 आवेश यहाँ पर है। अगर Q0 आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लो, A B कुछ भी मान लो, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ भाई, ये जो Q आवेश है, Q0 आवेश पे कितना बल लगाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार भाई इधर लगेगा ना वैद्युत बल, ये है वैद्युत बल का दिशा, और परिमाण क्या होगा, देखो भाई, देखिए हम लोग जो है Q के कारण, Q के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, तो Fe बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, Q0 है, और दूरी क्या है, x। तो ये हो गया विद्युत बल, इस आवेश के कारण इस आवेश पे लगने वाला बल, ठीक। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो आपका बाह्य कर्ता होगा, वो इधर फोर्स लगाएगा, इधर, लेकिन इसके बराबर परिमाण का, ठीक। अब अगर कोई बाह्य कर्ता उतना ही बल, लगभग उतना ही बल लगाकर इस आवेश Q0 को बहुत थोड़ा सा dx विस्थापित कर दे, बहुत थोड़ा सा, भाई इतना सूक्ष्म विस्थापन करना है जिससे कि बल को आप नियत मान सकें, तभी तो आप लोग कार्य को कैलकुलेट कर पाओगे। अरे भाई, कार्य का जो फार्मूला है बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा, लेकिन तभी ऐसा लिख सकते हो जब बल क्या हो, नियत हो। भाई कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा तभी लगाओगे। पूरे विस्थापन के लिए बल क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए ना। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन करोगे तो बल नियत रहेगा ही नहीं। तो मैं इतना छोटा सा विस्थापन करूँगा जिससे कि मैं बल को क्या मान सकूँ, नियत मान सकूँ। तो बताओ भाई, बहुत छोटा सा विस्थापन, बहुत छोटा सा विस्थापन किया गया dx, अनंत सूक्ष्म विस्थापन है dx। तो बताओ भाई, तो जो आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स इसके बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x²। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो आपका बाह्य कर्ता द्वारा लगाया गया बल है वो विद्युत बल के क्या है, विपरीत है। परिमाण में बराबर है लेकिन विद्युत बल के क्या है, विपरीत है। तो बताओ भाई, तो जो आपका ये
एक्सटर्नल फोर्स है, इसके द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना, बहुत छोटे से विस्थापन के लिए, बहुत छोटे से विस्थापन के लिए। तो बताओ भाई, तो बाह्य कर्ता द्वारा dx विस्थापन करने में किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, बल, विस्थापन और इनके बीच का एंगल क्या है, 0, क्योंकि जो बाह्य कर्ता बल लगा रहा है इधर लगा रहा है, विस्थापन भी आपका इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, समान दिशा में है। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है -1/4π/0 Q0/x² इंटू dx, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आपका dx विस्थापन करने में किया गया कार्य। लेकिन मुझे dx विस्थापन करने में किया गया कार्य नहीं निकालना है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अनंत से लेकर के पॉइंट P तक आवेश को ले आने में किया गया कार्य निकालना है W, और उसके बाद Q0 से भाग देना है, तो क्या मिलेगा, पॉइंट P पर विभव। तो चलिए भाई, तो अनंत से, कहाँ से, अनंत से P तक आवेश Q0 को ले आने में बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य, तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, dW का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपका हो जाएगा -1/4πε0 Q0/x² इंटू क्या हो जाएगा, dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r। अरे भाई, पहले दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, इनफाइनाइट, और बाद में क्या हो गई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r हो गई। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r। अब देखिए नियतांक जो है उसको बाहर कर लिया जाए। देखो Q0 1/4πε0 क्या नियतांक है, तो हो जाएगा -Q0/4πε0, ये नियतांक है। और बचा क्या, 1/x² इंटू dx, तो मैं x² को अगर ऊपर लिखूँगा तो हो जाएगा x⁻² इंटू dx, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। अब देखिए, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समाकलन में एक फार्मूला क्लास 11th में बताया गया था, x⁻n का समाकलन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो देखिए यहाँ n की जगह क्या है, पावर -2 है, तो हो जाएगा x⁻2+1/-2+1, मतलब आपका W बराबर क्या हो जाएगा, -QQ0/4πε0, और ये हो जाएगा आपका x⁻2+1/-2+1। तो ये हो जाएगा -2+1 -1, और नीचे भी -1, पावर में भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं इस -1 को बाहर लिखूं तो +1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, x⁻−1 बचेगा, क्या बचेगा, x⁻−1, और x⁻−1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, क्या लिख सकता हूँ, 1/x, क्योंकि पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा जब x नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 1/x हो गया, और लिमिट क्या है, अनंत से r। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ W बराबर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा, देखिए ये -1 प्लस हो चुका है, ये -1 था ना, मैंने बाहर लिखा, प्लस हो गया, तो Q0/4πε0, और ये बचा है 1/x, और लिमिट इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी हो गया और ये r हो गया। लिमिट लगा दो भाई, Q0/4πε0, और ये x बराबर क्या रखेंगे, r, तो हो जाएगा 1/r, और x बराबर क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, तो आपका हो जाएगा 1/∞। तो ये क्या हो गया, 0, 1/∞ क्या होता है, 0 हो जाए, आपका बचा क्या, 1/r। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4πε0 और Q0/r, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, कार्य आ गया। ध्यान से देखना, आपको कार्य को आप
अगर कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, W/Q0 करना है, पॉइंट पी पर विभव। कार्य को कैलकुलेट करना आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। हमने क्या किया है, हमने मान लिया है कि यहाँ से x दूरी पर Q0 आवेश है, उस पर बल कितना लगेगा, कितना लगेगा। ये बल कौन लगा रहा है, आवेश, जैसे आप कहते हो विद्युत बल। और जो बाय करता बल लगाएगा इधर लगाएगा और उसके बराबर ही बल लगाएगा। तो मैंने बाय करता द्वारा लगाए गए बल को इस प्रकार लिखा, माइनस लगा के। माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि मतलब कि जो बाय करता का बल है वो विद्युत बल के बराबर है, लेकिन चिन्ह में मतलब दिशा में विपरीत है। फिर आपने क्या किया, बहुत छोटा सा विस्थापन किया, मतलब इस बल ने बहुत छोटा सा विस्थापन किया, बहुत छोटा सा, ताकि बल नियत माना जा सके। तो उस विस्थापन के लिए कार्य निकाला गया। उस विस्थापन के लिए क्या निकाला गया, कार्य, ये बल गुणे विस्थापन गुणे काश थीटा। अब भाई बल भी इधर लगाए हो, विस्थापन भी इधर हो रहा है, बीच का एंगल क्या होगा, 0। फिर उसके बाद देखो भाई, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक विस्थापन के लिए कार्य नहीं चाहिए, मुझे पूरे विस्थापन के लिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन चाहिए। तो पूरे विस्थापन के लिए जो कार्य निकालना है आपको, क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन आपने कर लिया। लिमिट क्या होगा, पहले दूरी क्या थी, इनके बीच की दूरी क्या थी, अनंत, और बाद में जब यहाँ दोनों आवेश आ गए तो क्या हो गया, r। क्योंकि x का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, x, पहले x कितना था, अनंत, और बाद में x कितना हो जाएगा, r। इसमें x ही तो वेरिएबल है। फिर आपने नियतांकों को बाहर लिखा, यहाँ पर आपका ये जो x है, x² है, इसको ऊपर लिखा, तो ये क्या हो गया, x⁻² हो गया। अब आपको समाकलन का एक फार्मूला क्लास 11 में बताया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x⁻² + 1 अपान क्या हो जाएगा, -2 + 1। तो ये हो जाएगा x⁻−1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने -1 को बाहर लिखा तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये आपका जो x⁻−1 बचा था उसको लिख लिया 1/x। फिर लिमिट लगा दिया। x का लिमिट पहले क्या था, r, 1/r, और x का लिमिट बाद में क्या हो गया, बाद में क्या था, r था, पहले क्या था, अनंत। तो यहाँ x का लिमिट लगा दिया, पहले r, फिर क्या लगा दिया, अनंत। तो आपका ये 1 अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, 1/r बचा। तो Q⁻r मतलब 1/4πε0 Q⁻r। तो आपने कार्य को क्या किया, कार्य को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, विभव। क्या चाहिए, विभव चाहिए, पॉइंट पी पर विभव चाहिए। तो जब पॉइंट पी पर विभव चाहिए पी पर विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। तो देखिए भाई W क्या है, 1/4πε0 Q⁻r, और अपान में क्या हो गया, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल। तो V बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r। तो ये आ गया आपका विभव, पॉइंट पी पर क्या आ गया, विभव आ गया। तो ध्यान देना है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक, आपको इसमें ध्यान देना है कि इस फार्मूले में आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा कि इस फार्मूले में आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। ठीक, जो आपका ये फार्मूला आया है विभव का, इसमें हमेशा आवेश का मान चिन्ह सहित रखिएगा। अगर धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। ठीक, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही काम देगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इस पर आधारित हम लोग कुछ डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक, इसको आप लोग ढंग से नोट कर लीजिए और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर उसको बताइए। ठीक, आज का लेक्चर यहीं तक।